नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मधुमक्खी पालन किसानों के लिए है लाभकारी। ब्रोकली की सफल खेती पर महिला किसान का अनुभव। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को खेती किसानी से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार लोग अपनाकर इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस व्यवसाय को कम लागत में छतों पर, खेत की मेड़ों के किनारे और तालाबों के किनारे किया जा सकता है। जिन किसानों की जोत छोटी है वह खेती बाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन व्यवसाय को आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी समस्त जानकारी के लिए आइए हम मिलते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार से। ये जो मौसम चल रहा है, अचानक गर्मी बढ़ने से थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन अभी भी हम 2 बार में शहद ले सकते हैं। अभी आने वाले समय में बरसीम के ऊपर फूल खिलेगा, उससे शहद बनाया जा सकता है, और इस समय यूकेलिप्टस के ऊपर फूल खिला हुआ है, उससे भी शहद बनेगा। उसके बाद हमें गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उनको एक रिजर्व फूड लगातार देना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, 500 ग्राम चीनी को 500 ml पानी के अंदर घोल के ठंडा करके पॉलीथीन में पैक करके उसको बक्से के अंदर रख देंगे, जिससे मधुमक्खी जिसको उस समय कोई फूल ना मिलने के कारण भोजन नहीं मिलेगा, वो उस चीनी के सिरप से अपना भोजन तैयार कर लेगी। इस व्यवसाय को शुरू करने का सही समय अक्टूबर है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मई तक फूलों की उपलब्धता भरपूर रहती है और इसी समय इनके शहद का उत्पादन होता है। बाकी समय लगभग 4 से 5 माह मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार, चीनी या गुड़ का घोल देकर जिंदा रखना होता है। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो शासन द्वारा मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाकर इस व्यवसाय को शुरू करें। अगर वो प्रारंभ कर रहे हैं अपना कार्य, तब तो उन्हें 5 से 10 बॉक्स लेके कार्य प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि उनको ये धीरे धीरे उस चीज़ का अनुभव होगा कि एक बॉक्स को हमें कम से कम भी 8 दिन में ज़रूर देख लेना है। जो भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खियां हैं, एपिस फ्लोरिया है, एपिस डोरसेटा है और एपिस सिरेना इंडिका है। ये मधुमक्खियां भारतीय मधुमक्खियां हैं, परंतु इनमें माइग्रेटरी नेचर होने के कारण ये एक जगह पे ज़्यादा समय तक रुकती नहीं है। हालांकि कुछ इलाकों में आजकल एपिस सिरेना इंडिका को पालना शुरू कर दिया है और वो काफ़ी सफलता भी मिल रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली मधुमक्खी है वो एपिस मेलिफेरा है, जिसे इटालियन मधुमक्खी बोलते हैं या फिर आप यूरोपियन मधुमक्खी भी बोल सकते हैं। ये एक बॉक्स से लगभग 40 किलो तक एक साल में शहद का उत्पादन कर सकती है। देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद की मांग की वजह से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। इससे न केवल किसानों को अच्छी आय होती है, बल्कि मधुमक्खियों से होने वाले परागण से फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है। मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, रॉयल जैसी उत्पादन प्राप्त होते हैं, जो किसानों की अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रहे हैं। कृषि से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार युवक इस व्यवसाय को आसानी से अपना सकते हैं। शहद के अलावा प्राकृतिक मोम, जिसे बी वैक्स बोलते हैं, बी वेनम, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्रोपेलिस है और बी पोलन के नाम से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको मधुमक्खियां अपने सैक में इकट्ठा करके बी पोलन का निर्माण करती हैं, जो ज़्यादातर जो हमारे खिलाड़ी और जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों के काम आता है। आपको मैं बताऊं, ये जो आइटम्स मैं आपको जो ये आपको सामान बता रहा हूं,
बी पोलन है, लगभग 20,000 से 50,000 रुपये किलो तक का इसका रेट होता है। बी वैनम है, लगभग 50,000 से 70,000 रुपीज़ पर केजी तक इसका रेट है। किसान भाइयों के लिए सलाह इतनी ही होगी कि सही प्रकार से प्रशिक्षण लेने के बाद अपना कार्य स्टार्ट करें, अपना कार्य आरंभ करें और जो जिस तरीके से उनको साइंटिफिक वैज्ञानिक पद्धति बताई जाती है उस पद्धति का पालन करें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कोशिशें अगर ईमानदारी से की जाए तो सफलता मिल ही जाती है। इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, बस हौसले बुलंद होने चाहिए। ऐसी ही कहानी है झारखंड राज्य की खूंटी में रहने वाली महिला किसान आरती देवी की। ये अपने खेतों में विभिन्न प्रकार के कृषि आयामों को अपनाए हुए हैं, साथ ही कृषि की उन्नत तकनीकियों को अपनाते हुए विभिन्न सब्जियों की खेती कर रही हैं। हाल ही में स्ट्रॉबेरी की खेती से इन्होंने अच्छा उत्पादन लिया और अब ब्रोकली की खेती से भी अच्छी आमदनी कमा रही है। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। में ब्रोकली और स्ट्रॉबेरी की खेती किए हैं, जिसमें से हमको अच्छा आमदनी हो रहा है। जो किसान आज समय के साथ चल रहे हैं वो कृषि से अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। ऐसी ही महिला है आरती देवी। इन्होंने अपनी पुरानी फसलों के साथ नई फसलों को खेती में शामिल किया और अपना मुनाफा बनाया है। इन्होंने 50 डिसमिल यानी कि आधे एकड़ में ब्रोकली लगाया है। करीबन ब्रोकली का खेती है 50 डिसमिल में, जिसमें से शुरुआत में रोपने का टाइम 6,000 पौधा लगा था। अभी वो तैयार हो गया है पूरा अच्छी तरह से। उसको हम हर एक बाजार काटते हैं, सप्ताह में 2 बाजार, एक रविवार को एक बृहस्पतिवार को। कभी 500 पीस, कभी 1,000 पीस ऐसा कटता है। मार्केट में उसका रेट है 20 रुपया पीस, 15 रुपया पीस। वो यानी कि ब्रोकली के ऊपर निर्भर करता है, कोई छोटा भी रहता है, कोई बड़ा भी रहता है। अभी जहाँ तक कि मीडियम साइज का बहुत अच्छा निकल रहा है। आधे एकड़ एरिया में लगभग 6,000 पौधे लगे थे, जिसमें से लगभग 5,700 पौधे स्वस्थ तैयार हुए और प्रति ब्रोकली कम से कम 15 रुपए के औसत बाजार भाव में बिकता है, जिससे इनकी कुल आमदनी 85,500 रुपए तक हो गई है। इसकी खेती में पूरी लागत लगभग 25,000 रुपए 50 डिसमिल में आती है और लाभ लगभग 60,500 रुपए तक हुआ है। अभी हम मेरा देखते हुए मेरा पूरा परिवार मेरा सपोर्ट में है। भविष्य में तो पहले हर एक किसान मटर, बीन, आलू उसमें ही रहते थे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि और नया खेती करेंगे, ताकि हाँ जो नहीं होता था हम लोग के देश में, हम लोग के यहाँ जिला में, वो चीज़ हम लोग आगे करना चाहते हैं। अभी मेरा साथ में मेरा परिवार भी मेरा साथ दे रहे हैं। अभी हम लोग का घर ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और खेती पर ही निर्भर है। कोई बाहर के भी आते हैं देखने, उसको हम जानकारी देते हैं स्ट्रॉबेरी के बारे में, ब्रोकली के बारे में। पहले यहाँ नहीं होता था, अब हो रहा है और इसी से हम लोग का घर भी चलता है। ब्रोकली की खेती करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती। गोभी की फसलों की तरह ही इसकी खेती की जाती है। इसमें रोग कीट भी गोभी की फसल वाले ही लगते हैं, जिनका आसानी से नियंत्रण हो जाता है। ब्रोकली का खेती पहले हम लोग भी नहीं जानते थे, फिर बाद में बाजार में देखे कि ये होता है क्या। उसके बाद दुकान में पूछे कि क्या ये हरा गोभी है। ब्रोकली के नाम से हम लोग भी नहीं जानते थे, बाद में पता चला कि ये ब्रोकली है। दुकानदार भैया बोले कि हाँ ये मेरे पास है। तब हम बोले कि ऐसे इसको कैसे करना चाहिए, तो वो भी नहीं बताएं। फिर हम लोग अपने से सोचे कि जैसे हम लोग नॉर्मल गोभी करते हैं
वाइट गोभी, उसी प्रकार से हम लोग क्यों इसको एक बार ट्राई क्यों ना करें। उसका बेड से बेड का दूरी 1.5 फीट, पौधा से पौधा का दूरी 1 फीट। फिर एक बार ट्राई किए कम में, अगले साल उसमें कम में ट्राई किए, सक्सेस हो गया, अच्छा हुआ, अच्छे इसमें हम लोग का आमदनी भी अच्छा हुआ। फिर इस बार हम 50 डिसमिल में लगाए हैं, सेम उसी तरह करके थोड़ा सा सिर्फ अलग किए। अगले बार हम लोग जोताई कम किए थे, इस बार थोड़ा सा खेत को और गड्ढा से जोताई किए और अभी हम लोग का ब्रोकली तैयार हो गया है। जिस प्रकार से हम लोग वाइट गोभी को करते थे वही तरह से हम लोग ब्रोकली को भी तैयार किए। अभी वो हमें अच्छा आमदनी भी दे रहा है और मेरा वो अभी ब्रोकली पूरा तैयार भी हो गया है। आरती, जो कि इन दिनों मात्र 50 डिसमिल यानी कि आधा एकड़ में ब्रोकली की खेती करके चर्चित हो गई हैं। आरती खुद बताती हैं कि परंपरागत तरीके के बजाय वो आधुनिक खेती करना पसंद करती हैं, इसलिए इस एरिया में ब्रोकली की खेती की शुरुआत करने वाली और विशेष रूप से महिला होने के कारण मशहूर हो गई हैं। फिलहाल इनके दूसरे खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती हुई है, जो अभी ट्रायल के रूप में किया गया है। अभी हम ब्रोकली का भी खेती कर रहे हैं और स्ट्रॉबेरी का भी खेती कर रहे हैं। और स्ट्रॉबेरी 5 डिसमिल में, जो कि अभी शुरुआत में फल फूल आया है, अभी फल आया है, उसको हम मार्केट में 400 रुपये किलो का हिसाब में बेचते हैं। जो किसान भाई बहन आते हैं हमारे पास, उन लोग को हम बता भी देते हैं कि हाँ ये ऐसे करते हैं कह के, फ्री में भी, कोई उससे नहीं। और अभी हमारे अच्छा से ज़िंदगी भी चल रहा है, अभी भी किए हैं और आगे भी करेंगे। सब किसान भाई बहन को धन्यवाद। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न। पूरे देश में जल का संकट जनजीवन पर गहराता नजर आ रहा है। जल है तो कल है और जल ही जीवन है, जल बिन सब सून इत्यादि नारे हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य लगातार जल की बर्बादी कर रहा है, जिससे लगातार जल संकट बढ़ता जा रहा है। तो क्या हम इस पानी की समस्या से निजात पा सकते हैं? क्या है इस समस्या का कोई समाधान? जी हाँ, आप पानी का संचय करने के साथ सही उपयोग करके इस संकट से निपट सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आजकल ट्यूबवेल से भूमि से ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है, उसकी वजह से जो भूमिगत जल है वो नीचे जा रहा है। आज की दुनिया में पानी का उपयोग घर, कृषि और व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक होने लगा है, जिससे जितना जल भूमि से निकाला जा रहा है उसका पुनर्भरण नहीं हो पा रहा, जिससे पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। और इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है वर्षा जल संग्रहण और समुचित मात्रा में उपयोग। रिचार्ज करने के 2 ही तरीके हैं इसमें। एक तो रिचार्ज करने का तरीका ये है कि यदि आपका पुराना ट्यूबवेल पड़ा हुआ है तो उसको उपयोग में लाके एक ऊपर फिल्टर लगा के इसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ये एक तरीका और है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुछ योजनाएं हैं, उनको वो ज्वाइन करके नया ट्यूबवेल लगा के और उससे रिचार्ज कर सकते हैं। वैसे तो वर्षा जल संग्रहण करने के कई तरीके हैं, जिनकी मदद से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके नलकूपों, कुओं और जलाशय को रिचार्ज करते हैं, जिससे भूमि का जल स्तर बढ़ता है और आने वाले समय में एकत्र पानी को कई कार्यों में उपयोग भी कर सकते हैं। सतह जल संग्रह सिस्टम। सतह जल वह पानी होता है जो वर्षा के बाद जमीन पर गिरकर धरती के नीचे भागों में व्यर्थ बहकर जाने लगता है। ऐसे जल को रोककर पाइपों एवं नालियों के माध्यम से वर्षा जल को नलकूपों, कुओं, तालाबों में एकत्रित किया जाता है, जो बाद में पानी की कमी को दूर करता है। छत प्रणाली। इस तरीके में छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के माध्यम से टंकियों एवं तालाबों में एकत्रित किया जाता है। भूमिगत टैंक। यह एक बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से हम भूमि के अंदर वर्षा के पानी को संरक्षित रख सकते हैं। इस प्रक्रिया में वर्षा जल को एक भूमिगत गड्ढे में भेज दिया जाता है, जिससे भूमिगत जल की मात्रा बढ़ जाती है। ये तरीका बहुत ही मददगार साबित हुआ है।
क्योंकि मिट्टी के अंदर का पानी आसानी से नहीं सूखता और लंबे समय तक पंप के माध्यम से हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। जल संग्रह जलाशय ये साधारण प्रक्रिया है जिसमें बारिश के पानी को तालाबों और छोटे पानी के स्रोतों में जमा किया जाता है। इस तरीके में जमा किए हुए जल को ज्यादातर कृषि के कार्यों, बागबानी में लाया जाता है। किसान भाइयों के लिए हमारा एक ही सुझाव है, उसके लिए उन्हें जितने उनके पास संसाधन हैं पानी के, उसी के अनुसार वो की रोपाई करें और उसको बचाने के लिए पूरा प्रयास करें। तो उसको ध्यान में रख के किसान उचित सिंचाई करें और उसी के हिसाब से रोपाई करें। वर्षा जल संचयन के फायदे। बरसात के पानी को संचय करके सूक्ष्म विधियों से अधिक क्षेत्र पर फसलों को आसानी से सिंचाई करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। बागवानी में ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करके अधिक फलोत्पादन ले सकते हैं। पशुपालन व्यवसाय में भी संचित वर्षा जल को ले सकते हैं। इसके अलावा घरेलू कार्यों जैसे कि घर की साफ सफाई, वाहनों की साफ सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए आज से ही व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल का संग्रहण करना शुरू करें और भविष्य में आने वाली पानी की गंभीर समस्याओं से बचें। किसान यदि अपने लेवल पे रिचार्ज स्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं, तो यदि उनके पास पुराना खराब ट्यूबवेल पड़ा हुआ है तो उसमें एक फिल्टर बना के, फिल्टर विशेषकर ये जो आपकी रेत रहती है उससे बनती है। उसमें 3 लेयर होती हैं। पहले आपको 1 फुट के लगभग मोटी रेत रखनी है, फिर आधे फुट आपको मध्यम रेत रखनी है और फिर आधे फुट आपको ये महीन रेत रखनी है। तो 3 रेत का लेयर रहती है और उसके ऊपर वो पानी आप जो आ रहा है पानी खेत से उसको ज्वाइन करा दें, तो इसकी इस विधि से आप रिचार्ज कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जिस प्रश्न को हमने शामिल किया है उसे पूछा है कस्ती, जिला जोधपुर से महेंद्र प्रताप जी ने। आप पपीते के बाग में लगने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पपीता, जिसे अमृत घट भी कहा जाता है, ये सबसे कम समय में फल देने वाला पेड़ है, इसीलिए इसे कोई भी लगाना पसंद करता है। पपीता न केवल आसानी से उगाया जा सकता है बल्कि ये लाभ भी जल्द देने लगता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर, स्वास्थ्यवर्धक और लोकप्रिय फल है जिसे डेंगू बुखार पीड़ितों के उपचार में अधिक प्रयोग किया जाता है। पपीते का पके और कच्चे दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कार्यों में होता है। इसीलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि पपीते की फसल को पर्ण कुंचन रोग द्वारा काफी नुकसान होता है। ये विषाणु जनित रोग है जिसे सफेद मक्खी, माहू और अन्य रस चूसने वाले कीटों द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाया जाता है। इस रोग के लक्षण केवल पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां छोटी, झुर्रीदार, खुरदुरी और बेडौल हो जाती हैं। पत्तियों की शिराओं का रंग पीला पड़ने लगता है और रोगग्रस्त पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे ये उल्टे प्याले की तरह दिखाई पड़ती हैं। इसी तरह किसान भाइयों, पपीते की फसल में मोजैक रोग भी काफी देखने में आता है। ये भी विषाणु जनित रोग है जिसे रस चूसने वाले कीट फैलाते हैं। इस रोग में सबसे पहले नई पत्तियों पर चितकबरापन और सिकुड़न दिखाई देती है। ऐसी पत्तियां आकार में छोटी हो जाती हैं, पौधे के डंठल छोटे रह जाते हैं और पौधे की वृद्धि भी रुक जाती है, जिससे पौधे की पत्तियां गिरने लगती हैं। इस तरह किसान भाइयों, इन रोगों से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पूर्व ही कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।
जैसे कि इसकी खेती के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और जो हम बीज लाएं वो किसी प्रमाणित संस्था से ही लाएं। नर्सरी को लो टनल पॉली हाउस में ही तैयार करें, जिससे बाहर से विषाणु रोग के नर्सरी पौध में आने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा पपीते की फसल में साफ सफाई का ध्यान रखें। यदि किसान भाइयों इन रोगों के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा इन रोगों को फैलाने वाले रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें। यदि किसान भाइयों इन रोगों का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोपिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी या थियामेथोक्साम 25 WAG की 1 ग्राम मात्रा को 4 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें। इन्हीं दवाओं में से किसी एक दवा का 10 से 12 दिन के बाद दोबारा छिड़काव करें, जिससे आप इन रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। अलवर के राजगढ़ में 3 मंदिर समेत